पड़ी है सलाखें। आखिर कहाँ है वो वांटेड? हर शनिवार रात 9:30 बजे। मंत्री जी नमस्कार। मैं अभी निकल नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। दोस्तों, जातिगत राजनीति के सबसे बड़े उदाहरण बिहार में नित नए मोड़ से गुजर रही सियासत में जोड़ जुगाड़ और गठजोड़ की बिसात बिछ चुकी है। जंग जोरों पर है, मोहरे बिठा दिए गए हैं। पार्टियों के प्यादे और घोड़े अपनी लगड़ी चाल से विरोधियों को धूल चटाने के लिए बेकरार हो रहे हैं। अपने अपने राजा को राजपाट दिलाने के लिए वजीर दिन रात रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। जातियों की गोलबंदी तेज हो गई है, ताल ठोक दावेदारी पेश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच देश की सबसे बड़ी पार्टी बनने का दावा करने वाली बीजेपी के लिए यह चुनाव का साख का सवाल बन चुका है। एक तो पार्टी के पास बिहार के रण में सुशील मोदी के अलावा कोई बड़ा नेता या चेहरा नहीं है, तो दूसरी ओर शत्रुघ्न सिन्हा की नाराजगी भी पार्टी पर भारी पड़ सकती है। लिहाजा नाक का सवाल बन चुके इस चुनाव में खुद की इज्जत बचाने और नैया पार कराने के लिए पार्टी ने सियासत के खेल में किंग मेकर साबित हो चुके मध्य प्रदेश के दिग्गजों को सियासी मैदान में उतार दिया है। जहां बिहार में जमे बैठे प्रदेश के कई कद्दावर नेता लोकतंत्र के इस रण को जीतने के लिए अपनी खास रणनीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि क्या मध्य प्रदेश के महारथियों का चुनावी मैनेजमेंट बिहार में दिखा पाएगा कमाल, या फिर जांच के भंवर जाल में उलझकर रह जाएगी उनकी चाल। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबर। दक्षिण कोरिया में सैमसंग के मुख्यालय पहुंचे सीएम शिवराज। सुआन में डिजिटल सिटी का किया दौरा, 30 से ज्यादा निवेशकों के साथ की बैठक। विदेश यात्रा से लौटने पर सीएम शिवराज का होगा भव्य स्वागत। बीजेपी में दफ्तर में होगा मुख्यमंत्री का संबोधन। मुख्यमंत्री 8 अक्टूबर को लौटेंगे स्वदेश। शिक्षकों की आउटसोर्सिंग पर विपक्ष के बवाल पर सीएम रमन ने किया पलटवार। कहा, आदिवासी इलाकों में बच्चों की पढ़ाई के लिए उठाया गया है कदम। नियम भर्ती होने पर बंद की जाएगी आउटसोर्सिंग। सिवनी के बरघाट में तनाव के बाद कर्फ्यू, शहर पुलिस छावनी में तब्दील। दंगाइयों ने 3 दर्जन से ज्यादा दोपहिया वाहन फूके। बीजेपी नेता की हत्या से भड़की थी हिंसा। बरघाट शांति के लिए पूरी कोशिशों में जुटी है पुलिस। डीजीपी सुरेंद्र सिंह का बयान। एनसीआरबी के आंकड़ों पर भी बोले। कहा, एमपी में दूसरे राज्यों से ज्यादा दर्ज होते हैं मुकदमे, इससे बढ़ता है अपराध का आंकड़ा। सूखे के खिलाफ सतना में कांग्रेस का हल्ला बोल। अजय सिंह की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेसी। जिले के सूखाग्रस्त घोषित करने की रखी मांग। रायपुर में डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की सरकार से बातचीत बेनतीजा। मंत्री अजय चंद्राकर से मुलाकात के बाद आंदोलन जारी रखने का ऐलान।
सुकमा में नक्सली मंसूबे पर फिर नाकाम। सर्चिंग के दौरान 10 किलो विस्फोटक से भरा बम डिफ्यूज। सुरक्षा बल के जवानों थे निशाने पर। इंदौर में 14 अक्टूबर का होगा डे नाइट वनडे मुकाबला। होलकर स्टेडियम में रणभूमि तैयार। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी भिड़ंत। और फिल्म बाजीराव मस्तानी को लेकर गहराया विवाद। बाजीराव के वंशजों ने किरदार पर जताई आपत्ति। संजय लीला भंसाली के खिलाफ सेंसर बोर्ड में जाएंगे पेशवा परिवार के लोग। Program is sponsored by CXCT. तो गौण अतिशय गौण है। तेरे विषय में दूसरे क्या बोलते, क्या सोचते हैं, मुख्य यह बात है। पर अपने विषय में तू स्वयं क्या सोचता, क्या जानता है। जी हां दोस्तों, आत्मविश्वास को लेकर रामधारी सिंह दिनकर का मानना था कि जंग चाहे जो भी हो, जीत की पहली सीढ़ी तो सिर्फ सशक्त रणनीति और योद्धाओं के आत्मविश्वास के सहारे ही चढ़ी जाती है। और बुद्ध की धरती बिहार पर परवान चढ़ती चुनावी समर की तपिश को देखकर आज अनायास ही ये कविता एक बार फिर याद आ रही है। क्योंकि पूरे देश की नजर इस वक्त बिहार में होने वाले सियासत के महासंग्राम पर टिकी हुई है। और पूरी बीजेपी की उम्मीद मध्य प्रदेश के महारथियों के मजबूत कंधों और उनके सक्रिय बूथ मैनेजमेंट पर टिकी हुई है, जिसके दम पर मध्य प्रदेश बीजेपी का गढ़ और सूबे से विपक्ष का सुपड़ा तक साफ हो चुका है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि शिवराज के चेहरे वाली मध्य प्रदेश बीजेपी का चुनावी कौशल, जबरदस्त नेटवर्क, डोर टू डोर संपर्क, ताबड़तोड़ प्रचार और विकास के मुद्दे का हथियार बिहार में कितना कारगर साबित होता है। तो किसी भी चुनाव की जीत तभी संभव है जब उस क्षेत्र के बूथ सक्रिय और मजबूत होंगे। और अगर आपने बूथ जीत लिया तो चुनाव की जीत भी दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान द्वारा अपने कार्यकर्ताओं की दी गई नसीहत ये बताने के लिए काफी है कि क्यों मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन के नेताओं का चुनावी रण में लोहा माना जाता है। और यही वजह है कि देश के अलग अलग राज्यों में हुए चुनाव में मध्य प्रदेश के मोर्चा प्रकोष्ठ से लेकर मंत्रियों तक को अहम जिम्मेदारी मिलती रही है। और इस फार्मूले को अपनाकर पार्टी को हरियाणा जैसे चुनाव में यादगार जीत भी मिली है। ऐसे में एक बार फिर बिहार चुनाव में भी प्रदेश की कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली। बिहार में बिछी चुनावी बिसात, तमाम दिग्गजों ने भरी हुकार। मध्य प्रदेश के महारथियों को मिली बिहार चुनाव की कमान। जी हां, बिहार में होने जा रहे देश के सबसे बड़े सियासी संग्राम का बिगुल बजते ही जोर आजमाइश का दौर शुरू हो गया है। बिहार के इस बार में हर दल, हर नेता और हर प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने में जी जान से जुटा हुआ है। ऐसे में देश की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी भी बिहार में भगवा फहराने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में कूद गई है। और पाटलिपुत्र की इस पावन धरा में पार्टी का परचम लहराने की जिम्मेदारी मिली है मध्य प्रदेश बीजेपी के उन महारथियों को, जिनके चुनावी मैनेजमेंट और सक्रियता की बदौलत मध्य प्रदेश पिछले 12 सालों से बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान तक बीजेपी को बल देने के लिए अगले कुछ दिनों में बिहार में पसीना बहाते दिखाई देंगे, क्योंकि बिहार के इस दंगल में दांव पर होगी तमाम दिग्गजों की साख। देखिए, मध्य प्रदेश अपने संगठन कौशल के लिए देश भर में जाना पहचाना जाता है। लगभग हम मान सकते हैं कि 100 सीटों का प्रबंधन मध्य प्रदेश के नेताओं के हाथ में है। और उन्होंने हमारे वरिष्ठतम नेताओं से लेकर हमारे जो जिले के नेताओं तक भी विश्वास किया है। और बड़ी संख्या में वहां पर हमारे कार्यकर्ता चुनाव पर ड्यूटी पर हैं।
डोर टू डोर संपर्क, बूथ मैनेजमेंट मॉडल में महारत और एक के बाद एक कई चुनावी परीक्षा में अपने पराक्रम का लोहा मनवा चुके मध्य प्रदेश के दिग्गजों को इस बार बिहार के सियासी मैदान में 73 विधानसभा सीटों पर चुनावी प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन के शिल्पकार कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बिहार चुनाव में सासाराम के साथ ही भाभुआ, मोहनिया, रामगढ़, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर की 22 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं हरियाणा चुनाव के हीरो बनकर उभरे और चुनावी कौशल में महारत माने जाने वाले बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय को संगठन ने पटना शहर, पटना ग्रामीण और बाढ़ की 14 सीटों की जिम्मेदारी दी है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को सासाराम में प्रचार प्रसार और प्लानिंग की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा प्रदेश संगठन के महामंत्री अरविंद मेनन और प्रभात झा समेत प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं को बिहार चुनाव में अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, जो जातीय समीकरण को देखते हुए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश के 200 कार्यकर्ताओं की टीम उत्तरी बिहार में चुनावी प्रबंधन में जुटी हुई है, जिसका समन्वय पार्टी के प्रदेश महामंत्री विनोद कोटिया देख रहे हैं। इस टीम ने मुजफ्फरपुर को मुख्यालय बनाया है। वहीं इससे पहले बिहार के बीजेपी नेताओं को भी मध्य प्रदेश भेजा गया था, ताकि वो शिवराज सरकार के विकास कार्यों को समझाने के साथ ही उनके चुनावी मैनेजमेंट को भली भांति समझ सके। देखिए, वहां पर मुख्यमंत्री जी को भी निश्चित रूप से प्रचार में हमारी पार्टी लगाई है और अभी वो विदेश यात्रा पर है। उनके कार्यक्रम से संबंधित सारी रचना हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा। उधर विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश के बीजेपी नेता अब फीके पड़ चुके हैं और दिल्ली के चुनाव के तरह ही बिहार में भी बीजेपी का वही हश्र होगा। जिन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है, ये भारतीय जनता पार्टी के वही नेता हैं जिनको दिल्ली की भी जिम्मेदारी सौंपी थी और दिल्ली में एक क्षेत्रीय पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने इन्हें धूल चटाई है, तो बिहार भी उसकी पुनरावृत्ति करेगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब मध्य प्रदेश के नेता किसी दूसरे प्रदेश की चुनाव जमावट का हिस्सा बने हों, लेकिन बिहार का चुनाव इन नेताओं के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि जातीय समीकरण के इर्द गिर्द घूमने वाली बिहार की राजनीति को भेदना इतना आसान भी नहीं है। ऐसे में सवाल भी यही है कि क्या मध्य प्रदेश के महारथी बिहार चुनाव में भी बीजेपी का लगा पाएंगे बेड़ा पार, और क्या मध्य प्रदेश का चुनावी मैनेजमेंट पाटलिपुत्र में भी करेगा कमाल। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया के साथ मयंक शुक्ला। तो जब बिहार के सियासी मैदान में दांव पर लग जाए दिग्गजों की साख, पीएम मोदी के लिए भी चुनाव बन जाए नाक का सवाल और मध्य प्रदेश के महारथियों को सौंपी जाए चुनाव की कमान, तो सवाल उठते हैं। बिहार चुनाव में कितने कामयाब होंगे मध्य प्रदेश के हीरो? क्या बिहार में चलेगा एमपी बीजेपी का चुनावी मैनेजमेंट? क्या जातीय समीकरण की राजनीति को भेद पाएंगे एमपी के दिग्गज? तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान। सबसे पहले हमारे साथ है रजनीश अग्रवाल जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता है। रजनीश जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है। पंकज जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार राजेश रेठे जी, जो विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद है। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हमारा रजनीश जी आपसे ही है। ठीक है, हरियाणा में आपके यहाँ से कैलाश जी गए और हरियाणा के हीरो बन के उभरे, दिल्ली भी गए थे, वहां जीरो कौन बना ये हम आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन क्या बिहार की राजनीति में, जहां जाति समीकरण के आधार पर राजनीति होती है, वहां क्या अलग से चुनाव मैनेजमेंट करने के लिए भेजे गए हैं ये लोग? देखिए त्रिपाठी जी, मुझे लगता है कि किसी चुनाव के लिए 2-3 हिस्सों में देखना बहुत जरूरी है। एक तो जो तमाम मुद्दे होते हैं, उस राज्य की चुनौतियां होती हैं, उसके ऊपर जनता का अपना मत होता है, अभिमत होता है। दूसरा पक्ष होता है प्रचार प्रसार को अपने तरीके से छेड़ने का। प्रचार प्रसार की शैली केंद्रीय नेतृत्व प्रचार प्रसार की जो प्रबंधन की टोली के साथ में बैठ के तय करती है, जिसमें न केवल जो विज्ञापन होते हैं, उन विज्ञापनों के अलावा भी
जो जिन मुद्दों पर जो स्टैंड पार्टी को लेना है उस पर क्या स्टैंड होगा, क्या अपना पक्ष रखा जाएगा, शैली कैसी होगी प्रचार की, वो एक तरीका रहता है जो मीडिया के माध्यम से और तमाम प्रचार वाहनों के माध्यम से चलता है। तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष होता है कि जो भाजपा का वोटर है, भाजपा का शुभचिंतक वर्ग है या भाजपा के प्रत्याशी की तरफ ललायत वोटर है, उसको कैसे एक बकेट में लाया जाए, कैसे वो भारतीय जनता पार्टी उसका वोट करवा पाए और उस तक पहुंच पाए, अपनी बात लगातार उससे कर पाए, संवाद कायम कर पाए, जिसे बूथ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। पर्ची बांटने से लेकर प्रचार प्रसार की सामग्री और तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का मत उसके घर में, उसके परिवार में उस तक पहुंच पाए। भारतीय जनता पार्टी के दो स्तर पर कार्यकर्ता लगे हैं। एक स्तर पर जो आपने नाम दिखाए कैलाश विजयवर्गीय जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको पटना मुख्यालय में से 12 क्षेत्र बनाए बिहार के, इसमें से 3 महत्वपूर्ण लोगों को कैलाश विजयवर्गीय जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी और थावरचंद गहलोत जी, इनको दिया गया। लेकिन रजनीश जी, जनरली आपने कहा कि बूथ मैनेजमेंट वहां किस तरह से घर घर पर्चे पहुंचाया जाए, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट देने के लिए लालायित परिवार है उनको कैसा खींचा जाए, सामान्यतः ये स्थानीय लोगों का काम होता है। तो आप सरकार बिहार में बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या बिहार में आपके पास नेता नहीं, कार्यकर्ता नहीं है? मैं वही बात आगे कर रहा था, इसमें बीच में आपने ये बात कही। चलिए मैं ये जो काम है प्रबंधन का, इसके तमाम जो आयाम रहते हैं बूथ प्रबंधन के, वो सुचारू रूप से एक दैनंदिन कार्यक्रम की योजना जो बनती है। 8 जुलाई से भारतीय जनता पार्टी के लगभग 125 कार्यकर्ता बैठक शुरू हुई थी, वहां तब से लग चुके थे। मुजफ्फरपुर के 73 और सुपौल एक इलाका है, उसकी 3 जिलों के 13 विधानसभाओं का काम, ऐसे लगभग 86 विधानसभाओं का जुलाई से लेकर काम दिया गया, जिसमें बाद में कुछ 10 जिलों की काम उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता जो पहले स्थानीय चुनाव में लगे थे वो भी आ गए। लेकिन 86 विधानसभा क्षेत्रों की मॉनिटरिंग, सुपरविजन और प्रबंधन को सुचारू रूप से चलाए जाने का काम मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथ में, ऐसे लोगों के हाथ में जो वहां छोटी छोटी बैठकों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत संवाद के माध्यम से उनकी दैनंदिन जो योजना बनी है उसका क्रियान्वयन करा पाए। आज पर्ची बांटनी है, पर्ची समय पर बट जाए। आज एक दिन अगर जनसंपर्क का रखा है, उस दिन वो सुचारू रूप से कार्यकर्ता वहां के हैं, लेकिन एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के भेजे गए हैं, वो उन पूरी योजनाओं को साकार कर पाए, नीतियां जो बनाई हैं प्रबंधन की दृष्टि से उसको क्रियान्वित करवा पाए, इसलिए उनके सहयोग के, उसके अनुभव का लाभ वहां के कार्यकर्ता ले रहे हैं। तो दूसरा जो मैंने बताया, जो 3 बड़े नेता हैं, ये उस पूरे जो 3 अलग अलग क्षेत्र हैं, ऐसे 12 क्षेत्रों को अलग अलग जगह उनको भेजे गए हैं। बिल्कुल, तो वो उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन ये प्रबंधन की दृष्टि से जो कार्यकर्ता हैं, मझोले स्तर के कार्यकर्ता, उनको संगठित करने की जिलाध्यक्ष रहे होंगे, उनको समन्वय, नीचे का स्तर और कहीं ना कहीं उत्प्रेरक की भूमिका, अपने अनुभव का लाभ वहां के कार्यकर्ताओं को देने का काम। मतलब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का राज है। हम आपके पास फिर आएंगे, तो उसमें क्या मध्य प्रदेश ही, जैसा कि अनंत कुमार चौहान जी भी बोल रहे हैं कि यहाँ के जो कार्यकर्ता पूरे देश में, यहाँ लोहा इसलिए माना जाता है कि यहाँ के लोग जिस तरह से काम करते हैं, कार्यकर्ताओं का जो संगठन मजबूत है, चुनाव मैनेजमेंट के मामले में मजबूत है, वो और कहीं नहीं। तो मतलब पूरे देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा मजबूत है। हम आपके पास फिर आएंगे। पंकज जी, पहला सवाल, क्या फर्क पड़ना है यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के महारथी बिहार भेजते गए? दूसरा, क्या कांग्रेस के भी आपके मध्य प्रदेश के कुछ महारथी क्या बिहार जाएंगे? देखिए त्रिपाठी साहब, दोनों प्रश्नों का अलग अलग उत्तर है जी। पहली चीज पे अलग अलग ही पूछा जी, निश्चित तौर पर। पहली चीज पे कि भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी विषय है कि वो हीरो को भेजती है कि जीरो को भेजती है, रथी को भेजती है कि महारथी को कि सारथी को जी। एक सवाल बहुत आश्चर्यजनक रूप से इस सारे संवाद में सामने आया कि बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं उनमें सामंजस्य और समन्वय की कमी है और इसलिए मध्य प्रदेश से लोग भेजे गए। पर यदि हम मध्य प्रदेश की बहुत तारीफ करें, जैसा आपने प्रश्न किया कि बीजेपी मध्य प्रदेश में बहुत मजबूत है देश भर में, तो छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश वही स्थिति है। जो परिणाम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आते हैं, लगभग वैसे परिणाम छत्तीसगढ़ में भी आते हैं। नहीं, मध्य प्रदेश में ज्यादा अच्छे आते हैं, छत्तीसगढ़ में तो 5-6 का आंकड़ा है, यहाँ तो बहुत लंबा है। चलिए वो उसको स्वीकार कर लेते हैं, ये फिर भी इनका निर्णय है कि ये किसको भेजते हैं। पर एक चीज गौर करने वाली है कि हरियाणा के सज्जन, जो हरियाणा के हीरो थे, जो बाद में दिल्ली में
जीरो हो गए तब वो अकेले प्रभारी हुआ करते थे। अब 2 लोग और जुड़े हैं मध्य प्रदेश से बिहार में हीरो बनने की दौड़ में। तो ये इस बात को स्थापित करता है कि जो सज्जन हरियाणा में बहुत आगे चल रहे थे, दिल्ली में अच्छा प्रदर्शन नहीं आया, तो उनके साथ उनको लगता है कि रजनीश जी बोले दीजिए उनको, हम आपके पास आएंगे। तो ये लगता है कि 2 लोग और लगाए जाएं, तो इसलिए 2 केंद्रीय मंत्रियों को लगाया गया है। एक केंद्रीय मंत्री के पास, हरियाणा के हीरो साहब के पास 11-12 सीटें हैं पटना आसपास की, दूसरों के पास 22 सीटें, जैसा आपकी रिपोर्ट बताती है। जी बिल्कुल सही है रिपोर्ट, जी मैं भी स्वीकार करेंगे। जी। और एक और केंद्रीय मंत्री लगाए गए, तो ये अपने आप में स्थापित करता है कि बीजेपी में भी इस बात को लेकर एक राय नहीं है कि किसके ऊपर काम किया जाए नहीं किया जाए। लेकिन फिर दोहराऊंगा कि ये इनका विषय है, किसको लगाते हैं किसको नहीं लगाते हैं ये तय करें। जहां तक कांग्रेस पार्टी की आपने बात करी, तो कांग्रेस पार्टी बिहार में 243 में से 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बाकी जगह हमारा गठबंधन नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी के साथ जो गठबंधन है, 243 में से 40 सीटों पहले ही कांग्रेस ने हार मान ली। पंकज जी देखिए त्रिपाठी साहब, मेरा उत्तर पूरा हो जाए, फिर यदि किसी परिणाम पर पहुंचे तो अच्छा होगा। हार नहीं मानी। पिछली बार कांग्रेस ने 243 पूरी सीटें लड़ी थी और हमारे को 4 सीटें मिली थी बिहार में। पिछले चुनाव का आंकड़ा है। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी को यह लगा कि अभी बिहार में कांग्रेस पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, और इस समय की परिस्थिति के हिसाब से नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी का जो गठबंधन था, उस गठबंधन में हम शामिल हुए और 40 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही। तो मुझे लगता है कि 40 में से हम 18, 20, 22 सीट तक जीत के आते हैं तो वो बेहतर परिणाम होगा बनिस्बत की 243 में 4 जीतने के। तो इन परिस्थितियों में जब आप गठबंधन के रूप में लड़ रहे हैं, जहां मेजर जो सीट्स हैं वो नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी की हैं, तो कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता और कार्यकर्ता का चुनाव में आगमन प्रस्थान का जो निर्णय है वो एआईसीसी और इस गठबंधन के माध्यम से तय होगा कि कौन नेता जाएगा नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस में ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कहीं भी किसी भी चुनाव में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं, पर इसका निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्तर पर होगा, मध्य प्रदेश के स्तर पर निर्णय नहीं होगा। निर्णय कब होगा? जब चुनाव हो जाएंगे? नहीं त्रिपाठी साहब, अभी कहाँ, अभी समय निकल नहीं गया जी, अभी समय निकल नहीं गया। इसीलिए मैंने कहा कि ये 3 जगह से तय होगा। एआईसीसी जो हमारे एलाइज हैं बिहार में, राष्ट्रीय जनता दल है या नीतीश कुमार साहब की जेडीयू है, इनसे बैठकर तय करेगी कि कहां किस क्षेत्र में आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग भी कांग्रेस पार्टी की 40 सीटों के लिए काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी इनकी 200 सीटों के लिए काम कर रही है। तो जब आपके साथ 2 मेजर पार्टनर हों तो आपको डिसीजन, यदि कोई निर्णय करना है विशेषकर प्रचार प्रसार या रणनीति को लेकर, तो आपको इनसे सामंजस्य के साथ करना पड़ेगा और वो सामंजस्य जो है एआईसीसी के स्तर पर होगा। बिल्कुल पंकज जी, सामान्यतः कहा जाता है, यह फैक्ट है, सही है कि बिहार में यादव और कुर्मी और फिर दूसरी तरफ महादलित, इनका जातिगत जो फैक्टर है वो बहुत काम करता है। ऐसे में आपके प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी को अगर वहां भेजा जाता तो शायद कुछ फर्क पड़ता है। लेकिन मैं आपके पास एक छोटी टिप्पणी, एक छोटी टिप्पणी सर, आपने कुर्मी के लिए कहा, मैं थोड़ा बहुत पाठन पठन करता हूं। ये बहुत अच्छी बात है बिहार की जातिगत राजनीति को लेकर कि जिस बिहार के ऊपर कथित तौर पर जातिवादी राजनीति का तमगा लगा है, वहां कुर्मी समुदाय के 3% वोट होने के बाद भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बात करे कि पिछले 20 साल से बिहार में विकास नहीं हुआ, तो उसके पहले 9 साल तक तो ये नीतीश कुमार जी के साथ थे। नीतीश कुमार जी से भी इनका अलगाव तो 1.25 साल का है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पक्ष पर भी ध्यान देना चाहिए कि 20 में से 9 साल तक वो सरकार में भागीदार थे। सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे और तमाम विभाग इनके लोगों के पास थे। तो विकास को लेकर यदि ये कोई बातचीत की जाती, पिछड़ेपन को लेकर बातचीत की जाती है, तो 9 साल भी गिनने चाहिए। बिल्कुल पंकज जी, रजनीश जी हम आपके पास आ रहे हैं, हमारे साथ कुछ दर्शक हैं और वक्त हो चला है कि राजेश जी से विशेष टिप्पणी लेने का। हमारे साथ दमोह से हैं प्रदीप जी। प्रदीप जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। सर, आज के प्रोग्राम का मुख्य मुद्दा कि बिहार में जाति समीकरण को भेज पाएंगे मध्य प्रदेश के नेता। सर, मेरा सवाल यहाँ है कि क्या सचमुच हमारे प्रदेश के सभी पार्टियों के नेता जाति समीकरण को भेजने की क्षमता रखते हैं क्या? और ये मध्य प्रदेश में जाति समीकरणों से ऊपर उठकर टिकटें बांटी जाती हैं क्या? और ये हरिजन आदिवासी अल्पसंख्यक पिछड़ा, ये वोट बैंक की विचारधारा को भेजने की क्षमता रखते हैं? इतना कद हो गया क्या हमारे प्रदेश के नेताओं का, सभी पार्टियों के? बिल्कुल प्रदीप जी, हमारे साथ विशेष टिप्पणी, आप जैसे जो सवाल करते हैं उसकी टिप्पणी के लिए मेरे राजेश जी हैं, हम उन्हें उसका उत्तर लेंगे। लेकिन हमारे साथ एक और दर्शक है रायगढ़ से, शत्रुघ्न जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। जी सर, नमस्कार जी सर। मेरा सवाल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई जी, ये हिंदू को भाई नहीं रहने देते हैं जी, और अपनी
रोटी सेकने के लिए किसी का भी घर जला सकते हैं, चाहे कोई पार्टी के हों। जी, दोनों पार्टी के बैठे, हम उनसे उत्तर लेंगे आपका अलग अलग, और आगे अपना सवाल करें। जी सर जी। और किसी प्रकार का जो कोई बड़ी घटना या छोटी घटना हो जाता है सर जी, उसको मीडिया वाले भी उसी चीज को बार बार दिखा के लोगों के मन में जो अलग से आक्रोश भर देते हैं जी, मैं उसके लिए भी कम दिखाया करें, आपका सजेशन है ये आपका। जी सर, जब कोई अच्छा चीज को बार बार दिखाएं तो एक बार अच्छा लगे, जो बुरा चीज हो जाता है, घटना घट जाता है, उसके ऊपर जब बार बार होता है ना तो आदमी को दिल में आक्रोश जगता है। जी जी जी, बिल्कुल आपने जो हमें सलाह दी है, हम उसका उपयोग करने का प्रयास करेंगे आपकी सलाह का। हमारे साथ भोपाल से योगेश जी हैं। योगेश जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। सर, मेरा सवाल सिरोटिया जी से है। मैं एक टिप्पणी चाहता हूँ इस मामले में। जी। क्या चुनाव के टाइम पर चुनावी रणनीति के लिए नेता लोगों का नैतिक पतन हो चुका है? क्योंकि कुछ दिन पहले पिछले चुनाव में बीजेपी, लगता है योगेश जी से संपर्क हमारा कट गया है। योगेश जी फिर जुड़ेंगे तो हम फिर बात कराएंगे। राजेश जी, एक सवाल तो प्रदीप राय जी ने आपसे किया, मैं उसका उत्तर चाहूंगा। जो सियासत की बात कर रहे हैं, जाति समीकरण की बात। दूसरा, अभी योगेश जी ने लगभग पूरा कर लिया सवाल कि क्या नैतिक पतन इतना गिर गया है? असल में दिक्कत ये है त्रिपाठी जी कि ये जो पूरा मसला है जो आज आपने विषय रखा है जी, वो ये यहाँ के नेता कोई जातिगत समीकरणों को बिठाने सुलझाने नहीं जा रहे हैं जी। मध्य प्रदेश, देखिए आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भले ही बन गई हो, लेकिन हकीकत ये है कि मध्य प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, सांगठनिक ढांचा और उसकी संगठन की कार्य करने की शैली, वो पूरे देश में एक आइडियल मानी जाती है। यानी आपकी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सब जगह, और उसकी नेटवर्किंग की जो क्षमता है वो बहुत प्रूवन है, मतलब कि बहुत अच्छे तरह से वो सब कुछ करते हैं। तो उसी प्रयोग के तहत यहाँ से कार्यकर्ताओं के समूह को भेजा जा रहा है। दूसरी चीज ये कि कैलाश विजयवर्गीय को हरियाणा में पूरे चुनाव की प्रभारी का काम सौंपा गया था, दिल्ली में नहीं सौंपा गया था। तो दिल्ली में वो दिल्ली का चुनाव ही बहुत अलग तरह से उनको लगा, भाजपा की महाभूल कर गई कि वो हम किरण बेदी को आगे कर देंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। केजरीवाल वो क्या कहते हैं, कांटे से कांटा निकालने वाला काम करने के उस पर ऊपर आ गई थी और उसने वो छोड़ दिया था। फिर दूसरी चीज है कि जिनकी सरकार बनी थी दिल्ली में, उसकी जो हनीमून वाली खुमारी वो भी नहीं उतरी थी, और अब इनको लग रहा था, हाँ वो लग रहा था इनको कि अब नहीं है, तो उस कारण से वो दिल्ली का चुनाव हारे, उसके अलग कारण है। जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी कर लेंगे राजेश जी। बिहार में दो दर्शकों ने, एक तो दर्शक ने कहा कि नेताओं का नैतिक पतन इतना हो चुका है कि अब मैनेजमेंट और इस तरह की बातें करने लगे हैं। दूसरा, जो प्रदीप राय जी ने सवाल किया था आपसे, नहीं वो जातिगत राजनीति, ये मसला उनका जो है ना, वो मैं आप सबको वही बोल रहा हूँ, ये लोग जातिगत मसले के लिए नहीं गए हैं। वहां पर बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, वरना यहाँ पर कांग्रेस पूरी सीटों पर लड़ती थी और भाजपा जो है ना एलाइज के रूप में जनता दल यू के साथ लड़ रही है, या पहले कम सीटों पर लड़ा करती थी क्योंकि उनका जनाधारी नहीं है। तो अब उनके लिए जब इससे सारा कला प्रबंधन कौशल जो है, क्योंकि ये चुनाव में देखिए आप कोई कितने ही किसी चीज की आलोचना कर ले, लेकिन ये सत्य है कि आपका जिसका प्रबंधन अच्छा होता है, अब मतदाता इस बात को भी मार्क करता है कि किसकी पार्टी की पर्ची हमें आई है। अगर जिस पार्टी की पर्ची नहीं आती तो वो मानता है कि इनका प्रबंधन ठीक नहीं, वहीं उसके नंबर घट जाते हैं। जैसे एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर के यहाँ ब्रोशर और सारे प्रोडक्ट्स के वो लेके जाता है, इसी तरह से बने वो डॉक्टर फिर उसको प्रेस्क्राइब करता है उसकी कंपनी की दवाओं को। ऐसा ही स्थिति ये पार्टी के चुनावी प्रबंधन है उनका भी होता है। तो वो देखिए भाजपा के जो मध्य प्रदेश के लोग उनको, और दूसरी बात ये कि अकेला कैलाश विजयवर्गीय या नरेंद्र सिंह तोमर वाली बात नहीं है, ये समस्या क्या है, इसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ये अगर ये लालू, इन्हीं लोगों को चुना गया, अगर लालू यादव या नीतीश कुमार या कांग्रेस इनको अपने वजूद का सवाल दिख रहा है वहाँ, तो नरेंद्र मोदी और इनके लिए भी बहुत बड़ी चीज है। अगर क्योंकि दिल्ली के बाद अगर बिहार हारे तो मोदी जी और अमित शाह के बारे में बहुत टिप्पणियां पार्टी के अंदर से भी होने लगेंगी और बाहर से भी होने लगेगी। तो डू आर डाई सिचुएशन जो है वो दोनों लोगों के लिए, नीतीश कुमार के लिए भी है कि वो क्योंकि मोदी से वो पंगा उनके प्रधानमंत्री बनने के पहले से चल रहा था, तो अब इनके बीच में जो एक निर्णायक बात आई है वो आई, वो मोदी नीतीश है। इसलिए मोदी जो है किसी भी स्तर पर कोई चीज को अनछुआ नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्हें मध्य प्रदेश के सारे दिग्गजों को बुलाया
प्रभात झा की वहाँ पर बड़ी अहम भूमिका रहने वाली है, ऐसा वो नहीं तो है। बिहार के ही अरविंद में है, हाँ वो लेकिन आएंगे। यहाँ से मुख्य भूमिका में सिर्फ नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय ही क्यों? राजेश जी हम आपसे उत्तर लेंगे। कैलाश विजयवर्गीय की जिम्मेदारी कुछ अलग है। कैलाश विजयवर्गीय की जिम्मेदारी वहाँ पर वो अध्यक्ष के साथ में कोऑर्डिनेशन करके और फीडबैक लेके और चीजों को रणनीति किस तरह। राजेश जी आपकी अनुमति हो तो एक दर्शक हमारे साथ वो बहुत देर से आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। सतना से हमारे साथ मुकेश जी। मुकेश जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। मेरा सवाल वरिष्ठ पत्रकार जी से है। जी राजेश जी से हम जी 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 पूरे बिहार में एमपी बीजेपी का कौन सा चेहरा चुनाव में प्रभावशाली समझ में आता है? देखिए आपका सवाल हो गया क्या? हाँ आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है। मध्य प्रदेश का कोई चेहरा वहाँ पर चलने वाला नहीं है, मैं आपको बता दूं, और ना इसके चेहरे को चलाने के लिए गए। वहाँ चेहरा सिर्फ एक ही है, वो है नरेंद्र मोदी का, और वहाँ पर नीतीश कुमार और लालू यादव का। कांग्रेस का भी कोई चेहरा नहीं है वहाँ पर, और ना भाजपा का मध्य प्रदेश का कोई चेहरा है। लेकिन ये लोग सपोर्टिव रोल में, और जिस तरह का जो प्रबंधन को जिन्होंने बार बार यहाँ पर साबित किया है कि अच्छे कुशल प्रबंधन का, उसका नमूना वहाँ उनको दिखाएंगे। क्योंकि बिहार में पूरे 243 सीटों पर भाजपा का वो बेस नहीं है, उतना संगठन इतना विस्तारित नहीं है। वो भी जनता दल यू के साथ पिछले चुनाव तक साथ में लड़ गया है, पहली बार इनको ये हुआ है, 1-1.5-2 साल का तैयारी का मौका मिला है, तो उसके सपोर्टिंग रोल के लिए जा रहे हैं। कोई ये मध्य प्रदेश के कोई चेहरे से वो राजेश जी हम आपके पास फिर आएंगे। ये आपसे जानना चाहेंगे कि सिर्फ नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय ही क्यों, और भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, नंद कुमार चौहान साहब हैं, बाकी और भी हैं, बाबूलाल गौर हैं जो यादव समाज से आते हैं, वहाँ प्रभाव डाल सकते थे। राजेश जी जब पंकज जी उत्तर दे रहे थे तो आप काफी परेशान थे कि आप उनका प्रत्युत्तर जरूर दें, लेकिन साथ में उनका उत्तर जरूर दें। लेकिन हमारा एक सवाल यह है जो राजेश जी हम पूछना चाह रहे थे कि नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय ही क्यों? देखिए नरेंद्र सिंह तोमर जी आप देखते राजेश जी हम आपके पास आ जाएंगे, राजेश जी का उत्तर ले लें। अच्छा उसके बाद अच्छा जी जी पंकज जी जब उत्तर दे रहे थे तो वो कह रहे थे भाजपा का अंदरूनी मामला है, मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। पहली बात तो ये जो बाद में उत्तर राजेश जी ने दे दिया, आप कांग्रेस के अंदरूनी मामले में नहीं अंदरूनी उनके अंदरूनी मामलों में कांग्रेस बोलने के लिए काफी है, एक दूसरे से खूब बोलते हैं। कैलाश जी हरियाणा चुनाव के प्रभारी थे, दिल्ली चुनाव के प्रभारी कैलाश जी नहीं थे। कुछ विधानसभाओं पे कुछ काम के लिए उनको लगाया गया था, पर मैंने कहा प्रबंधन के अलग अलग आयाम होते हैं, उन आयामों में कौन किस कब काम से लगाया जाए ये पार्टी का नेतृत्व तय करता। लेकिन दिल्ली चुनाव के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी नहीं थे, इसलिए मिसकोट ना किया जाए, एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में सामंजस्य नहीं है, वो बनाने भाजपा के कार्यकर्ता गए, ऐसा मैंने भी नहीं कहा जो पंकज जी कह रहे थे। मैंने कहा कि काम जो तय होते हैं, पूरी प्रबंधन का एक चार्ट बनता है, कैलेंडर बनता है, किस दिन कौन सा काम किया जाना है, उसका फॉलो अप लेने के लिए, उसको क्रियान्वित कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता मैंने कहा 86 विधानसभाओं पर लगे हैं। बाकी राज्यों के नहीं लगे हैं, केवल मध्य प्रदेश के लगे हैं, तो केवल 86 पे तो नहीं लड़ रही है। एक मजेदार बात और बताऊं मैं, केवल जहां भाजपा लड़ रही है वहीं भाजपा के कार्यकर्ता गए हैं, ऐसा भी नहीं है। कुछ ऐसे सहयोगी दलों की विधानसभाओं में भी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता लगे हैं जहां हम नहीं लड़ रहे हैं, सहयोगी दल लड़ रहे हैं। तो लेकिन अपने कार्यकर्ताओं बहुत कम है आपके सहयोगी दल जी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऑन करने के लिए, उनके प्रबंधन की पूरी योजना के अनुसार उनको संचालित करने के लिए कार्यकर्ता लगे हैं। नहीं चलिए बढ़िया है, कार्यकर्ता अच्छे लगे हैं, खूब कर्मठ हैं, काम कर रहे हैं। हमारा आपसे सवाल था कि कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर ही क्यों, या गहलोत जी को भी मान लें, और भी बहुत नेता हैं। बिल्कुल आपने, मैं उसी से दूसरे सवाल पे आ रहा था। कैलाश जी राष्ट्रीय महासचिव हैं। रजत जी कुछ दर्शक हैं जो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप उनका सवाल सुन लें, उनका भी उत्तर साथ में दें। आप ये हमारे साथ आगर मालवा से हैं सतीश जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। जी राजेश जी से निवेदन है कि ये मेरा इतना सा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यकर्ता पहले चने खा के काम करते हैं और कांग्रेस के नेता बाद में चने खाते हैं, ये जनता कहती है और मैंने सुना है। जी अरे सवाल ही नहीं आ पाया पूरा। हमारे साथ चिरमिरी से दूसरे दर्शक हैं, विनोद जी आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। ये सवाल है हमारा, थोड़ा आप अपना टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें तो आपका सही ढंग से सवाल सुनाई पड़ेगा। जी जी मेरा सवाल ये है जी, सारे राजनीतिक दलों से
जी कि क्या इनके पास अच्छे नेताओं की अभाव है क्या? जितने दागी मंत्री हैं, जितने दागी नेता हैं, वही चुनाव में उतारे गए हैं जी पार्टियों से। आपका मतलब दागी से क्या? बाहुबली पार्टियां दागी नेताओं जैसे ऐसे मतलब नेता को उतारे गए हैं चुनाव में, जनता किसको वोट दे? जी बिल्कुल। अब ये तो खैर न पंकज जी बता सकते हैं बिहार के पूरे एक और न रजनी जी बता सकते हैं, लेकिन आपने उत्तर सवाल किया है तो कुछ न कुछ और रजनी से उत्तर लेंगे, वो उत्तर दे ही रहे हैं। हमारे साथ एक और दर्शक है सिलवानी से, राघवेंद्र जी संक्षेप में सवाल करें, ऐसा सवाल न करें गूढ़ सवाल जैसा अभी आया है जिसका उत्तर ही हमारे अतिथि न दे पाए। जी मेरा निवेदन ये है राजेश करोटिया जी से, वरिष्ठ पत्रकार महोदय से। जी आज वही दूल्हे हैं हमारे। जी जी मैं ये जानना चाहता हूँ जी कि बिहार में टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें तो आवाज आएगी राघवेंद्र जी। जी बंद है बिल्कुल। जी बिहार में जी क्या जो राजनीतिक परस्पर पहले से एक दूसरे के विरोधी रहे वो सत्ता के लिए एकजुट हो गए, जैसे कांग्रेस या लालू जी पहले नीतीश कुमार जी के अगेंस्ट रहे, अब सत्ता के लिए एकजुट हो गए, क्या वहाँ की जनता ये नहीं समझेगी ये सत्ता के लिए सिर्फ एकजुट हुए हैं? एक दूसरे राजनीतिक पार्टियों के घोर विरोधी रहे, सत्ता के लिए एकजुट हो गए, क्या वहाँ की जनता ये नहीं समझेगी? जी राजेश जी से हम उत्तर लेंगे। राजेश जी आप इस प्रश्न को आप अपने ध्यान में रखिएगा, क्योंकि रजनी से उत्तर दे रहे थे, उनका उत्तर पूरा हो जाए फिर मैं आपके पास आता हूँ। हमारे साथ एक और दर्शक है पन्ना से राजा जी, आपका स्वागत है, सवाल करें। सर मैं रजनीश अग्रवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके दिग्गज तो बिहार चले गए जी, बुंदेलखंड में जो स्थिति किसानों की हो रही है जी सूखा रहा है, इसमें क्या आपके दिग्गज बीजेपी के ध्यान दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? पहले आप बताएं, बिहार देखें कि अपना मध्य प्रदेश जहाँ की जनता ने आपको वोट दे के शासन करने की वो दी है जी। तो मैं थोड़ा रजनी से आपसे पूछना चाहूंगा जी उन महारथियों को पहले बुंदेलखंड तो भेजें, वहाँ के किसानों की दशा देखें वो। जी बिल्कुल राजा जी आपका सवाल आ गया है, आपका कहना है कि पहले मध्य प्रदेश को देखें, उसको सुधारें, फिर बिहार जाएं। जी रजनी जी देखिए पहली बात तो जो आपका एक सवाल आया था, दर्शक बंधु ने कहा था कि कोई दागी को चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी तो इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और जंगल राज पार्ट 2 करके पूरा माहौल इसी को लेके खड़ा किया है। जिस प्रकार के लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार मिलकर, जिसमें बाद में कांग्रेस भी जुड़ी हुई है पीछे से, जिस प्रकार का दौर पहले चला है वो दौर वापस पिछले 3 सालों से लौटा है। और आंकड़ों के साथ में तब और अब, और जब हम भारतीय जनता पार्टी के और नीतीश कुमार के साथ थे तब सरकार में हमने क्या उपलब्धि पाई थी उसके भी आंकड़े हम रख रहे हैं पंकज जी, जो आप कह रहे थे साथ में रहे, और हम नहीं थे उसके बाद में क्या हालात थे और उसके पहले क्या हालात थे, वो दोनों आंकड़ों के साथ में हम बिहार में सामने हैं। एक बात, और दागी का सवाल जहां तक है, भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ रही है, हमारा दागी कोई प्रत्याशी वहां नहीं है। दूसरी बात, आपने जो सवाल किया था कि नरेंद्र सिंह जी और कैलाश जी क्यों, नरेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं और कैलाश जी स्वाभाविक रूप से हम सबको पता राष्ट्रीय महासचिव हैं और कई राज्यों में चुनाव प्रबंधन का जिम्मा संभाल चुके हैं और इसमें महारत हासिल भी किए हैं। तो मुझे लगता है थावरचंद गहलोत जी भी केंद्रीय मंत्री है, इस नाते उनको वो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मध्य प्रदेश के भी कई पूर्व विधायक, कई पूर्व संगठन मंत्री, वर्तमान व्यवस्था में काम करने वाले कई दूसरे पदाधिकारीगण गए हुए हैं। प्रदेश महामंत्री विनोद गोटिया जी, संगठन महामंत्री अरविंद मेनन जी भी वहां पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है इसमें कहीं कोई अंतर नहीं होता, ये नेतृत्व का सवाल होता है, कब कौन किस कार्यकर्ता को काम पे लगाना है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तीसरी बात जो आपके दर्शक ने एक बात कही, राजन जी का उत्तर दे दीजिए। बुंदेलखंड में क्यों नहीं पहुंची? देखिए सरकार, देखिए किसान मर रहा है, हाहाकार मचे, तो जो दिग्गज है पहले इधर का ध्यान दे ले फिर बिहार जाएं। उनका सवाल ये था कि अगर काश बुंदेलखंड में आ जाते, जो किसानों की स्थिति है उससे। देखिए जिनका ये जो बिल्कुल निसंदेह रूप से एक सूखा की स्थिति कई तहसीलों में बनी है, वो उसमें सरकार ने पूरी तरफ से जागरूकता के साथ में काम करना शुरू किया है और सरकार उसके पूरे मामले को देख रही है। सरकार संवेदनशील भी है। बुंदेलखंड का किसान हो या बघेलखंड का या चंबल का वो इलाका जहां सूखा ग्रस्त होने वाला इलाका है, वहां किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी किसानों के हित में। वो सरकार संवेदना के साथ में पहले भी काम करती रही, आगे भी करेगी। जी रजनीश जी, हम आपके पास फिर आएंगे। पंकज जी बहुत उतावले हैं, आपने जो सवाल किया, आपने जो उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन मार्क लगा दिया उनकी पार्टी में, उसका उत्तर देना चाह रहे हैं वो।
जी पंकज जी, लेकिन एक साथ में वो उत्तर भी दे दीजिएगा। जो एक दर्शक ने सवाल किया है कि क्या वहां के लोग, बिहार के लोग मूर्ख थोड़ी हैं कि जहां एक लालू यादव और नीतीश कुमार विपरीत ध्रुव थे, आज एक हो गए हैं। बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं। कोई भी जो जनता है, लोकतंत्र में परिपक्व जनता होती है, वो सब जानती समझती है। वो ये भी जानती है कि रामविलास पासवान आज से कुछ समय पहले कहाँ थे और अब कहाँ हैं। वो ये भी जानती है कि जीतन राम मांझी आज से कुछ महीनों पहले कहाँ थे, अब कहाँ हैं। तो जनता बिल्कुल ठीक का सब देख रही है। और जो कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली उनकी तरफ जाती हैं। उनको अपने गिरेबान में झांका देखना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, दागियों की बात पर आज एक बहुत बड़े समाचार पत्र की रिपोर्ट है, शायद मेरे मित्र की नजर नहीं पड़ी, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनमें से 60% लोग दागी, 60%, जिन पे छोटे दाग और बड़े दाग हैं। तो यदि ये कहकर कि साहब हम दागियों के बगैर दागी मुक्त होकर चुनाव लड़ रहे हैं तो बहुत हास्यास्पद है। मुझे लगता है सच को स्वीकार करना चाहिए और लोकतंत्र में ये जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए कि वो दागियों का क्या हाल करती है। क्योंकि मेरे सामने उत्तर प्रदेश का उदाहरण है जहां बहुत बड़े बड़े बाहुबली सूरमाओं को जनता ने लोकतंत्र की चक्की से पीसकर बाहर फेंक दिया। और मैं फिर आग्रह करता हूं कि यदि दागी किसी भी पार्टी का हो, पर उसको लोकतंत्र के मंदिर पर नहीं चढ़ने का अधिकार और जनता हिसाब बराबर कर लेगी। तो इसलिए ये कहना कि साहब हम तो इस बात के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक बार जरा देखें जो नॉमिनेशन या जो जिनके कैंडिडेट डिक्लेयर हैं बीजेपी और उनके एलाइज के, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, तो आप भी उसी हमा में नजर आएंगे। जी पंकज जी, एक और सवाल था लेकिन उसको बाद में लेंगे हम आपसे कि एक दर्शक ने कहा था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी एक बात करते हैं, हिंदुओं को नहीं रहने देते अलग, एक साथ अलग अलग कर देते हैं राजनीतिक दल। दोनों लोगों सवाल किया था, लेकिन चूंकि आज राजेश जी की डिमांड ज्यादा है, राजेश जी से हमारे दर्शक उत्तर चाह रहे हैं, तो राजेश जी के पास चलते हैं। लेकिन राजेश जी, आपकी अनुमति हो तो 2 दर्शकों के और सवाल ले लें। आपके सागर से हैं हमारे दर्शक, एक जो अपना सवाल करना चाहते हैं, एक चिरमिरी से हैं। जी श्याम जी, आपने सवाल करें चिरमिरी से, आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता से जी कि जो मध्य प्रदेश के नेतागण बिहार के प्रचार में गए हैं, चाहे विजय वर्गीय जी हो या दूसरे जी, तो मध्य प्रदेश बलात्कार के मामले में हिंदुस्तान का सबसे अग्रिम प्रदेश है जी। मध्य प्रदेश घोटाले के मामले में व्यापम जैसे बड़े घोटाले जिसमें कई हत्याएं हो चुकी हैं। जी आप सवाल करें, आप ये जानकारी दे रहे हैं। नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि ये लोग के जाने से मध्य प्रदेश के नेताओं से बिहार के चुनाव पर क्या उसका असर पड़ेगा। चलिए, आपका सवाल आ गया है रजनीश जी, अब आपके पास जब आएंगे तो उत्तर लेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक है सागर से, माधव जी। माधव जी आपका स्वागत है, सवाल करें। जी सर, जी विजय वर्गीय जी जा रहे हैं बिहार। जी सर, यहाँ पे जो है एमपी में किसानों की बहुत दुरस्ता स्थिति है सर, इस पे उनको ध्यान देना चाहिए और उनको इसके बारे में सोचना चाहिए पूरी, मतलब बहुत जी माधव जी, मैं आपको बता दूं इसके पहले रजनीश जी, अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे तो एक सवाल और किसी पन्ना से हमारे दर्शक का आया था जिसका उत्तर रजनीश जी दे चुके हैं कि बिहार नरेंद्र सिंह तोमर या थावरचंद गहलोत या कैलाश विजय वर्गीय से आपकी समस्या नहीं, यहाँ सरकार अपना काम देख रही। क्यों रजनीश जी, यही कहा था आपने, और सरकार पूरी तन्मयता से उसको देखेगी। लेकिन हमारे कई दर्शकों ने राजेश जी से अपने सवाल का उत्तर जानना चाहा था। राजेश जी, आपकी आज डिमांड भी कुछ ज्यादा है, हम चाहेंगे कि दर्शक हमारे संतुष्ट हो। देखिए, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी प्रशासनिक टीम है जिसको सूखा का काम देखना है, और प्रभारी मंत्री जिन जिलों में सूखा है, ये उन लोग का, और मिशनरी जो शासकीय तंत्र है उसको काम है। जहाँ तक कैलाश विजयवर्गीय का सवाल था, एक क्वेश्चन आया था, ये कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर ही क्यों, तो ये बेसिकली नरेंद्र सिंह तोमर भले ही केंद्रीय मंत्री हो लेकिन वो संगठन के महर्षि माने जाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय अभी तक मंत्री भले ही थे लेकिन वो भी जो है संगठन के बहुत हुनरमंद खिलाड़ी माने जाते हैं। यहाँ 2 बार जब वो प्रदेश अध्यक्ष रहे तो सरकार मध्य प्रदेश बिल्कुल निश्चित रूप से उनकी जो काबिलियत है वो प्रूवन है, तो इसलिए उनको लगाया गया है। राघवेंद्र जी का जो सवाल था कि उनका जो सवाल था कि हाँ, वहाँ जो जातिवाद जो 20 साल से भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, लालू यादव और नीतीश कुमार, है ना, वो कैसे जनता वहाँ की बहुत बड़ा सवाल है बिहार के चुनाव में, क्योंकि 20 साल से इनकी पूरी राजनीतिक धुरी लालू बनाम नीतीश थी।
बीजेपी तो सहयोग की भूमिका में थी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका फैसला यहाँ की जनता ही करेगी कि इनके इसको ये सांप नेवले के गठबंधन को वो पचा सकती है या नहीं पचा सक रही है। पंकज जी आ रही है, संकटकालीन संधि हुई है वहाँ मोदी को रोकने के लिए, संकटकालीन संधि हुई है, इसलिए मोदी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है कि क्या वो इससे संकटकालीन संधि या उसको दुर्भी को संधि को तोड़कर क्या भाजपा को जिता पाएंगे ऑन इट्स ओन, ये बहुत बड़ा सवाल है। जी पंकज जी, आप राजेश जी के सवाल का। मैंने राजेश जी की टिप्पणी, मेरे मित्रों ने कहा सूखे के पर उन्होंने उत्तर दिया कि यहाँ शिवराज जी है, उनकी सरकार है, पूरा मंत्रिमंडल लगा है, सूखा गीला जो है सब उसको देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी मध्य प्रदेश से सांसद हैं, उनका एक संसदीय क्षेत्र है जहाँ पर सूखे की और बाढ़ की समस्या है। थावरचंद गहलोत साहब मध्य प्रदेश से सांसद हैं, उनके क्षेत्र में भी समस्या सब जानते हैं। और कैलाश विजयवर्गीय जी आज आप ही के पास आएंगे। कैलाश विजयवर्गीय जी आज मध्य प्रदेश में अभी भी विधायक है, मंत्री पद छोड़ दिया उन्होंने और उनका विधानसभा क्षेत्र है। तो ये तीन महानुभाव, या कैलाश जी को मैं छोड़ दूं, यदि दो केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश में सूखे के लिए मध्य प्रदेश के लोगों से बातचीत करें, उस बातचीत को प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि भारत सरकार की स्तर पर, मोदी सरकार के स्तर पर जो सहायता किसानों के मामले में मिलनी चाहिए थी मध्य प्रदेश को नहीं मिल पाई। तो शिवराज को आप कॉम्पिटेंट नहीं मानते कि ये नहीं, मुझे तो लगता तक पहुंचेंगे। देखिए सिरोटे साहब, शिवराज सिंह चौहान कॉम्पिटेंट होते तो पैसा आ गया होता। उनकी इनकॉम्पिटेंसी तो सिद्ध हो रही इस मामले में, वो बहुत कॉम्पिटेंट है, वो किस विषय में सब जानते हैं। रजनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है रजनीश जी अगर आप अनुमति दो, और दर्शक हैं उनको, हमारे ये दो आखिरी दर्शक हैं, हम उनका सवाल ले लें, फिर आपसे उत्तर लेंगे। हमारे साथ रीवा से हैं सतीश जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हेलो जी, सवाल करें सर, सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल करें, स्वागत है आपका। हाँ जी सर, मैं ये बोल रहा था, मैं बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाह रहा था। जी 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 तो मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि अभी जो पुरानी योजनाएं यहाँ पूरी इंडिया लेवल पे चल रही हैं, जी कोई भी, जैसे अभी ये जो मुद्रा कोष योजना एक ये चालू हुई है ना, प्रधानमंत्री जी ने अभी चालू की है जी, 10 लाख रुपए तक के लोन। आप टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दे पहले। हाँ जी के सवाल कर रहे हो जी। हेलो हाँ जी सर सुन पा रहे हैं अभी आप? हाँ सुन पा रहे हैं। मैं ये बोल रहा था सर कि जो अभी योजनाएं पूरे भारत में चल रही हैं केंद्र सरकार की ओर से, जी मध्य प्रदेश में भी कुछ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना चल रही है, उसके लिए अभी एक नई योजना। नहीं, आप ये सवाल हमारे मुद्दे से अलग हटके कर रहे हैं, हमारे मुद्दे से जुड़ा सवाल हो तो आप सवाल करें। बस उसको कनेक्ट कर रहा हूँ, बीजेपी की प्रवक्ता जी अगर जवाब देने तो। क्या मैं ये कह रहा था सर कि अभी जो योजनाएं चल रही थी ऑलरेडी बेरोजगार युवाओं को सपोर्ट करने के लिए, बिहार के चुनाव आने के थोड़े से पहले ही प्रधानमंत्री जी ने लागू करवा दिया ये कि 10 लाख रुपए तक मिल जाएंगे बेरोजगार युवाओं को। वो चीज पहले वाली योजनाओं में ही नहीं लागू होते, केवल पैसे वालों को मिलता है, किसी गरीब को तो मिल नहीं पाता, जरूरतमंद को तो मिल नहीं पाता। चलिए, आपका सवाल आ गया है रजनीश, क्योंकि हमारे मुद्दे से जुड़ा नहीं है तो टिप्पणी उन्होंने की, अब उत्तर दे पाए। हमारे साथ मुरार से है एक दर्शक जगदीश जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। लगता संपर्क में पास जी। रजनीश जी, आप पंकज जी, देखिए पंकज जी की बात है, पंकज जी बिहार के चुनाव पर ज्यादा चर्चा कर नहीं सकते क्योंकि बिहार पे ज्यादा कांग्रेस का स्टेक है नहीं। बिहार पे स्टेक से मतलब मैं वही बात कर रहा हूँ, तो ये बार बार उस मुद्दे पर कर रहे हैं जिसमें बिहार चुनाव का कोई सरोकार नहीं है। दूसरी बात, जहां खुद राहुल गांधी जी बिहार चुनाव को गंभीरता से नहीं लेते तो पंकज जी क्या कर पाएंगे, हम सबको पता है। गलत व्याख्या नहीं पंकज जी, ये सच है। रजनीश जी, आपको कहां से मालूम पड़ा कि राहुल जी नहीं ले रहे हैं? अरे हम सबको पता है कि बिहार में चुनाव प्रचार करने में राहुल जी कहाँ हैं, हम सबको पता है, हम सबको पता है राहुल जी कहाँ हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी समेत देश की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिहार चुनाव में जीतने के लिए लगे हैं। ये जो जंगल राज वहां आने वाला है, अगर देश को बढ़ना है तो बिहार को भी बढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, मतलब आपकी पार्टी जीतेगी। जंगल राज का जो आगाज उन्होंने दिया है, जो आगाज दिया है, क्योंकि जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और लालू प्रसाद यादव उनका साथ दे रहे हैं, तो उसको आगाह करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने वैकल्पिक रूप से तैयारी की है। उस तैयारी के साथ में पूरे कार्यकर्ता मध्य प्रदेश से जुटे हैं और मुझे लगता है जिस ढंग से कार्यकर्ताओं को प्रतिसाद मिल रहा है कि हम अपने अकेले दम पर वहां सरकार बनाने की स्थिति में है। एक बात। दूसरी बात जो बार बार लगातार कही जा रही है कि यही क्यों, वही क्यों, और इस समय मध्य प्रदेश में क्यों नहीं। देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं बार बार कहता हूं, मध्य प्रदेश के मंत्री, यहाँ के विधायक, यहाँ के जो जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हैं, सक्षम हैं,
वो अपने तरफ जो उनकी जिम्मेदारी बनती है उसका निर्वहन वो कर सकते हैं, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ सकती। एक बात, अब अगर इनको केवल सूखा पर बात करना है तो मैं तैयार हूं, सूखा की मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक क्या किया और आगे मध्य प्रदेश सरकार की क्या योजना है। लेकिन जो सांसद के नाते जिम्मेदारियों का सवाल है, चाहे नरेंद्र सिंह जी का हो, चाहे विधायक के नाते कैलाश जी का हो, सांसद के नाते राज्यसभा सांसद के नाते थावरचंद जी का हो, वो लगातार चुने जाने वाले नेता रहे हैं। उनको पंकज जी या कांग्रेस ना सिखाए कि वो अपनी जनता के प्रति कितने संवेदनशील हैं। कैलाश जी उस सीट से जीतकर चुनाव आए हैं जहां इनका पक्का गढ़ हुआ करता था महू से। पंकज जी हम आप ही के पास आ रहे हैं। रजनीश जी हमारा एक छोटा सा सवाल है, रजनीश जी एक हमारा छोटा सा, जो आज ये कहा जा रहा है, आपके यहाँ से सब नेता कहने लगे हैं कि मध्य प्रदेश में संगठन क्या है उसका लोहा पूरा देश के लोग मानते हैं। मैं आपको बता दूं इसकी शुरुआत तब से हुई जब मोदी जी ने कहा कि मध्य प्रदेश का जो संगठनात्मक ढांचा है, जो संगठन की क्षमता है, उसका लोहा पूरे देश में माना जाता था। लेकिन उन्होंने साथ में कुशाभाऊ ठाकरे के समय का उदाहरण दिया था। आज आपके नेताओं ने ये मान लिया है कि इस समय जो संगठन ढांचा है उसको उससे उसकी तुलना करने लगे। देखिए, संगठन का ढांचा, काम करने की शैली, कार्यपद्धति, संगठन के प्रति निष्ठा, जो काम दिया जाए उसको निभाने की कुशलता, वो काम करते करते सीखते हैं और पीढ़ीगत जो विरासत मिलती है, जो संस्कार मिलते हैं संगठन को, उसको देख के मिली। एक बैठक कैसे 50 लोगों की चलाना, उस बैठक में किसको क्या काम देना और वो संपादित करवाना, ये संगठन की कुशलता है। ये तब हो या अब हमें संगठन की विरासत में मिली है और हमारे नेता प्रतिबद्ध हैं, तभी तो हमारी लोहा मानते हैं बाकी दूसरे दल भी, ना केवल भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रदेश के नेता। और मैंने कहा बाकी प्रदेशों के भी लगे, उत्तर प्रदेश के हों चाहे बाकी सीमांत राज्यों के हों, जो बिहार से लगे उनके भी नेता वहां काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए स्वाभाविक रूप से बिहार को उन लोगों के हाथ में जो कुशासन के प्रतीक हैं, बंटाढार के प्रतीक हैं, उनसे लेके आना है और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जी 9 साल तो आप भी साथ में थे। 9 साल नहीं, 7 साल साथ में थे, ये गलत बात कर रहे थे। और उसके बाद में जब हमने रहे तो हमने कहा कि 7 साल में हमने क्या दिया, वहाँ की प्रचार की जो पूरी व्यवस्था आप देखेंगे तो उसमें हमने कहा 7 साल रहे, तब वहाँ बिहार का शासन कैसे चल रहा था, उसके बाद में कैसे चल रहा है, वो सारी जानकारी के साथ में हम बात कर रहे हैं। और आक्रामक चुनाव प्रचार शैली, क्योंकि हमने गलत नहीं किया, हमारी नीयत साफ है, हमारी नीतियां साफ है, इसकी जनता साथ दे रही है। चलिए पंकज जी, आप कुछ रजनीश जी जब बोल रहे थे तो आप दो तीन बातें बोलना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये कि ये समय की गणना कर लें कि कब से कब तक ये नीतीश कुमार जो सुशील मोदी जी की सरकार थी, एक बात। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि मैं नरेंद्र सिंह तोमर साहब, थावरचंद गहलोत साहब या कैलाश विजयवर्गीय जी को सिखाने समझाने की पात्रता और हैसियत नहीं रखता, बहुत छोटा कार्य करता हूं। पर दुर्भाग्यपूर्ण है त्रिपाठी साहब कि हमने इन तीनों नेताओं को सूखे के मामले में पहल करते अभी तक नहीं देखा, इसलिए मैंने बात करी। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात की जा रही कि उसका लोहा, तो उस लोहे पर त्रिपाठी साहब भ्रष्टाचार की इतनी नमी लग चुकी है कि उस पर जंग आ चुकी है और ये जाकर बिहार का जो इनका संगठन है वो जंग वहां फैलाएंगे और ये परिणाम में पता चलेगा कि जब चुनाव की जंग में ये परास्त होंगे। तो ये सच से परहेज करने वाली परास्त वो होंगे, आप तो परास्त होने की स्थिति में भी नहीं है। त्रिपाठी साहब, हमने तो जो वास्तविकता उसको जानकर 40 सीटें लड़ी, किससे इनकार करें? हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि पिछली बार 243 सीट लड़के 4 सीटें हासिल करी थी, इस बार 40 सीटों पर लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य बिहार का विकास है। कांग्रेस पार्टी कितना लड़ती है उससे सवाल नहीं उठता। कांग्रेस पार्टी का मूल उद्देश्य है कि बिहार को जिस प्रकार से विकास की पथ पर नीतीश कुमार जी के ले जाने की योजना है, उसमें यदि लालू प्रसाद जी के साथ मिलकर और कांग्रेस मिलकर बिहार की जो आदर्श स्वरूप यदि सामने आता है उसमें क्या गुरेज है, और इसलिए हम 40 सीटों पर लड़ रहे हैं। जी पंकज जी, उसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, किसी बहुत बड़े विश्लेषक ने, राजनीतिक विश्लेषक ने कहा था कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उस दिन समाप्त हो गई थी जब कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता करके मात्र 100 सीटों पर लड़ी थी, तो बाकी जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता ही खत्म हो गए। आपने भले सारी सीटों पर लड़ा हो, पिछला चुनाव 4 जीते हो, लेकिन उन हर विधानसभा क्षेत्रों में आपका कार्यकर्ता मौजूद था। आज 40 को छोड़ दे तो 243 बने, 203 विधानसभा क्षेत्रों में आपका कार्यकर्ता कितना मायूस हो गया। पंकज जी, ये अलग बात है। त्रिपाठी साहब उत्तर दूं? त्रिपाठी साहब जी, मैं बड़ा विनम्र आग्रह करना चाहता हूं आपसे कि जिस तरीके का विश्लेषण आप कर रहे हैं वैसा सत्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरी 243 सीटों पर काम कर रहे हैं, बाकी 200 सीटों पर हम लालू प्रसाद जी की पार्टी का प्रत्याशी है तो उनके लिए कांग्रेस पार्टी का संगठन काम कर रहा है,
और जहां नीतीश कुमार जी की पार्टी का प्रत्याशी, क्योंकि हम गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस 40 पर अलग लड़ रही है, वो 100 पर अलग, वो 100 पर अलग, ये 243 सीटों पर जो पूरा गठबंधन है तीनों पार्टियों का, वो चुनाव लड़ रहा है और सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये अनुमान लगाना कि बाकी 203 क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी का संगठन जो है वो या तो समाप्त है या काम नहीं कर रहा, तो गलत है। कांग्रेस पार्टी के लोग मिलकर 243 सीटों पर जीत की कोशिश कर रहे हैं। जहां कांग्रेस का पंजा है वहां भी, जहां नीतीश कुमार की पार्टी है वहां भी, जहां लालू साहब की पार्टी है वहां भी। और सरकार बनाएंगे आप उसमें? निश्चित तौर पर ये तीनों मिलकर सरकार बनाएंगे। ये जितना हंस रहे हैं अभी, हंसने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, और समय बताएगा कि सरकार तीनों मिलकर बनाएंगे। जी राजेश जी, अब क्योंकि बहुत चर्चा हो गई, पंकज जी क्या है, ये अनुभव की बात है। त्रिपाठी जी ने जिस एनालिस्ट की बात कही, यूपी में निश्चित रूप से कांग्रेस जो अप्रासंगिक हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण वही था कि बहुजन समाज पार्टी को आपने 300 सीटें दे दी थी, 320 सीट दे दी थी और आप 100 सीट लड़े थे। और आप जो है भले ही कुछ भी हो, बिहार में आप ये नहीं समझिए, वहाँ का कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता की भी हसरत होती है कि अब चुनाव लड़ेंगे 5 साल बाद, तैयारी करते हैं। वो सारे लोग वहाँ पे उनको प्रचार करेंगे जिनके खिलाफ वो लाठियां भांजते थे। तो ऐसा होता नहीं है। जो राजनीति की धरातल पर जो होती है, यथार्थ का धरातल खुरदरा होता है। ये तो कहने की बात है कि कांग्रेस को वो करेंगे, वो तो 243 सीटों पे करा था ना, 400 सीट आई थी आपकी। ये बात नहीं है। कांग्रेस अपने आप को इस तरह के गठबंधनों में फंस के, रीजनल फोर्सेस के उसमें फंस के अपने आप को अप्रासंगिक बनाती जा रही है। हराना है इसलिए अपने आप को अप्रासंगिक बनाती जा रही है खुद ब खुद। कांग्रेस का स्वरूप एक राष्ट्रीय पार्टी का है, और वो जो है पिछलग्गू बन रही है, और लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टी की बहुत। राजेश जी, आज भी कांग्रेस पूरे देश में है। जी बिल्कुल बिल्कुल है, देश आज में भी पूरे देश में। आज मध्य प्रदेश में ये कांग्रेस मुक्त की बात जो मोदी जी करते हैं, बिल्कुल नहीं है, गलत बात है ये। और मध्य प्रदेश में आज भी कांग्रेस 34, 35, 36% वोट का शेयर रखती है। ऐसा नहीं है, बिहार में भी उसका शेयर परसेंटेज होगा, सीटों में कन्वर्ट भले ही नहीं हो, लेकिन इस तरह से सरेंडर करना ये कांग्रेस के लिए आत्मघाती कदम है, और वो अपने आप को अप्रासंगिक करती जा रही है, और ये मान रही है कि अब उसकी जीवन जो है सिर्फ इन छोटे छोटे राजनीतिक दलों के, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का पिछलग्गू बन के ही जीना है। ये बहुत बड़ा सोच है भाजपा के और कांग्रेस के सोच में फर्क है। ये भाजपा जो है अपने आप को इंडिविजुअल और अलग करके लड़के अपने स्वरूप बना रही है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा उदाहरण है, महाराष्ट्र उदाहरण, हरियाणा उदाहरण है। हरियाणा में उन्होंने कहा कि नहीं हम चलिए छोड़िए, हटाइए, चौटाला जी और जो भी थे सबको हटा के उन्होंने अलग से लड़ा, उन्होंने चुनाव जीत के बता। शिवसेना को छोड़ा, शिवसेना को उन्होंने जमीन दिखा दी। तो देखो ऐसा नहीं है, आपका स्वरूप, आपको आगे बढ़ना है, अपना का विस्तार करना है या सिकोड़ना है। कांग्रेस निश्चित रूप से दूसरा ऑप्शन चुना है सिकोड़ने का अपने आप को। वो कांग्रेस सिकोड़ रही है और अपने आप को अप्रासंगिक बना रही है। उनके जो भी रणनीतिकार और नीतिकार हैं, अरुण यादव जी को जाना चाहिए वहाँ, बिल्कुल जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। वहाँ जाति समीकरण का जबरदस्त हुआ है यादव। वहाँ यादव सिर्फ लालू यादव जी के साथ खड़े हुए हैं। वहाँ किसी के जाने से, ना बाबूलाल गौर के जाने से भाजपा को वोट मिलना है, और ना अरुण यादव के जाने से कांग्रेस को वोट मिलना है। लेकिन कांग्रेस चूंकि वो एक साथ लड़ रहे हैं, तो एक सहयोग रहेगा अरुण यादव का, ये निश्चित रूप से अच्छी बात। जी राजेश जी, क्योंकि अब समय समाप्त होगा, संक्षिप्त एक हम आपको जानना चाहेंगे जो बिहार चुनाव को लेकर और यहाँ के दिग्गजों को लेकर जो वहाँ हमने पूरी चर्चा की, उसमें संक्षिप्त आपकी एक लाइन की टिप्पणी जानना चाहिए। देखिए, जो चुनाव प्रबंधन के अलग अलग मैंने कहा कि आयाम होते हैं, और हर आयाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रही है, चाहे नीतियों और मुद्दों के मामले में हो, चाहे जमीनी स्तर पर बूथ प्रबंधन के मामले हो, संगठनात्मक मामलों का ढांचा खड़ा करने का मसला हो, घर घर पहुंचकर अपनी बात कहने की बात हो। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है, जिसमें मध्य प्रदेश के नेता कार्यकर्ता बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, और हमारे जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो हमारे को जो बताता है वो यही कहता है कि विजय ही विजय है। जी पंकज जी, 40 में 40 हो जाए। देखिए त्रिपाठी साहब, 40 तो निश्चित तौर पर होगा, लेकिन मेरा आग्रह बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं, हनुमान 40 अच्छी मानी जाती है। 40 इस्लाम के संदर्भ में गलत है, पर हिंदू धर्म के हिसाब से ठीक है। और अली बाबा 40 चोर वाली कहावत भी है। नहीं, अली बाबा तो अच्छा आदमी था, ये भारतीय जनता पार्टी बड़ा दुष्प्रचार करते हैं। कांग्रेस के मंत्रिमंडल के बारे में नाश किया, देखिए आप लोगों से हमारे पंकज जी को टिप्पणी करने दीजिए। आप लोग
कह रहा हूँ बीजेपी के लोगों को पता ही नहीं कि अली बाबा अच्छा था कि बुरा था। अली बाबा ने 40 चोरों का नाश किया था। हमें नहीं पता, वो तो लोकायुक्त ने कहा था अली बाबा 40 चोर। शिवराज जी के लिए कहा था, उनके मंत्रिमंडल के लिए कहा था। अली बाबा के लिए नहीं, 40 के लिए थी ना। जी पंकज जी, बीजेपी को ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि उनकी पास बिहार में ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है जो सामंजस्य और समन्वय की बात कर सके। तो मध्य प्रदेश के वो लोग जो कभी हीरो थे फिर जीरो हो गए, उनको एक दो लोगों के और साथ बुलाकर ये कोशिश की जा रही है कि आदरणीय मोदी जी की जो प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जो धूमिल होती नजर आ रही है, उसको बचाया जा सके। बिल्कुल, नवंबर में चुनाव के परिणाम लेकिन मध्य प्रदेश से भी तो हीरो बनाइए बिहार में भेज के कुछ। पंकज जी, आपने हमारे साथ चर्चा में भाग लिया। पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेश जी, आप आज के हमारे दूल्हा रहे हैं। हमारे दर्शक लगातार आपसे सवाल करते रहे। आशा करता हूं आगे भी आपसे सवाल करें और आप उनका कई